नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की खबर क्या एक बड़ा असर हुआ है, फिर से एक बार बड़ा असर हुआ है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने खबर पर संज्ञान लेते हुए सुपौल के सिविल सर्जन को बीमार दुलारी देवी को इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया है, जहां दुलारी देवी का इलाज चल रहा है। दुलारी को बचाने की मुहिम में न्यूज 18 के साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी आ गया है। हालांकि शुरुआती दौर में न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था, लेकिन बाद में न्यूज 18 की मुहिम का साथ देते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने दुलारी देवी का इलाज शुरू करवा दिया। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित सिंह ने। सुपौल की दुलारी को लेकर हम डीएमसीएच पहुंच गए हैं और दरभंगा मेडिकल अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए यहां लाया गया है। जो एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए न्यूज 18 ये कोशिश कर रहा है किसी तरीके से इस महिला को, इस दुलारी को बचाना है। और इसके लिए तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, जो डीएमसीएच के डॉक्टर्स हैं, अब इनके ऊपर जिम्मेवारी है कि किस तरीके से इस पेशेंट को, दुलारी को वो सही सलामत यहाँ से बाहर भेजें। लेकिन तस्वीरें देखिए, यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अंदर में परमिशन नहीं है, ठीक है, लेकिन 10 मिनट इंतजार करना पड़ता है पेशेंट को। उस साथ काफ़ी सीरियस पेशेंट है, उसको 10 मिनट तक स्ट्रेचर का इंतजार करना पड़ता है। तार ये हकीकत है किस तरीके से यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर से एक महिला जो 6 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही है, वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य तक इसको तलब करते हैं, रेफर किया जाता है। जब यहाँ पहुँचती है वो महिला तो 10 मिनट तक स्ट्रेचर मौजूद नहीं होता है। जब उनसे सवाल किया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बाहर जाइए। आश्चर्य है, बिहार के तमाम जो बड़े जो अस्पताल हैं, चाहे वो पीएमसीएच हो, डीएमसीएच हो, हालात एक जैसे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, एक जो नागरिकता है, जो आप देश के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार है, एक पत्रकारिता है, उसके तहत हम चाहते हैं कि इस दुलारी को बचाना है। क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ की तबाही से ये परेशान, पूरा घर तबाह हो गया, खुद भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो उसको जीवन देना है, उसको जिंदा रखना है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप दुआएं करें और हम कोशिशें करें। जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन सीखना होगा शायद ऐसे अस्पताल प्रशासन को कि आप जब सबसे पहले किसी पेशेंट से पेश आते हैं, जब उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप दलीलें फालतू की देते हैं, लेकिन आपके पास कोई स्थायी तुरंत आपके पास कोई उपाय नहीं होता है कि आप उसको मदद कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है, इस पे सुधार करने की जरूरत है। कैमरामैन मनोज के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 दरभंगा। चलिए, दुलारी देवी अस्पताल तो पहुंच गई हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर उनके इलाज में कोई कोताही बरती जाएगी तो वो खबर भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, नजर बनाकर रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच बता दें कि दुलारी देवी के पति प्रभु सदा ने न्यूज 18 का आभार जताते हुए कहा है कि आज न्यूज 18 की पहल ही दुलारी का इलाज इतने बड़े अस्पताल में हो रहा है। समय पर न्यूज 18 की टीम नहीं पहुंचती तो शायद दुलारी जिंदगी की जंग हार जाती। प्रभु सदा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमित सिंह ने। दुलारी देवी को सुपौल से, निर्मली उनके गांव से, पहले पीएचसी, उसके बाद अब सीधे डीएमसीएच बड़ा अस्पताल ले आया गया है। और हमारे साथ दुलारी देवी के पति प्रभु सदा जी हैं। प्रभु सदा जी, प्रभु जी, थोड़ा सा राहत लगता है कि अब बड़ा अस्पताल में आपकी पत्नी आ गई है। एक उम्मीद लग रहा है कि आपकी पत्नी, जो आप सोच रहे थे कि बचेगी कि नहीं बचेगी, एक उम्मीद लग रहा है कि बच जाएगी आपकी पत्नी? नहीं, तखनी नहीं बचने वाला रहा है। और अब तो कनी ताकबो करे थे, बाजबो करे थे, नहीं तो बोलियो नहीं रहे। एक कर अभी कुछ बोल रही थी आपको, हमारे बारे में कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? कहे बाप छिए बन के, हमरा बाप बन के ठाड़ भेले के देख। हम आपके बेटा समान हैं, हम आपके बेटा समान है। हम बस इतना ही चाहते हैं कि दुलारी देवी आपकी जो पत्नी है वो ठीक हो जाए। आप मानते हैं कि ये कोशिश जिस तरीके से वहाँ का जिला प्रशासन जो है, खुद जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। सब लोग चाहता है, पूरा बिहार का लोग। इससे खुशी होती है कि सब लोग साथ खड़ा है आपकी पत्नी के लिए। पत्नी के लिए ठीक है, खार से अखनी तो जिला पर थे, अखनी तो जिला पर थे, यहाँ छिए हजूर बाप बन के
नहीं तो के देखे रहे ओहिठिना देखे रहिए दोनों बगल गाड़ी जाए रहे आवे रहे आ कोई ताकबे न करे रहे हैं? आ पानी चारों कात एक तो घर भी गिर पड़ले और घर में दबा गेलिए केकरा के देखे छे तखनी रात के। आपकी दुलारी देवी जरूर बचेगी और ये निश्चिंत रहिए आप, उनको बचाने के लिए हम अपनी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे प्रभु जी। तो ये हमारे साथ प्रभु सदा जी है, बहुत चिंतित, बहुत परेशान, सुबह से लगातार जब से हमसे मिले हैं ये तब से यही बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी बचेगी कि नहीं बचेगी, मेरी दुलारी को बचा ली। एक प्रभु की दुलारी पत्नी है, अर्धांगिनी है। एक पति चाहता है कि इस बुढ़ापे में उसकी पत्नी जो है वो जीवित रहे, उनका साथ दे, लेकिन बहुत कष्ट में है, बहुत परेशानी में है। एक उस उम्मीद के साथ प्रभु है कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, खुद नाम के प्रभु हैं, प्रभु से एक उम्मीद लगा के कि शायद एक कोई करिश्मा हो जाए। और जिस तरीके से एक कोशिश हम सब ने की, चाहे वो जिला प्रशासन सुपौल हो, डॉक्टरों की टीम ने जिस तरीके से की है, एक उम्मीद जरूर जगी है कि शायद दुलारी फिर से प्रभु के साथ रहे, अपने बच्चों को साथ रखे, फिर से वो सही सलामत घर लौट आए। कैमरामैन मनोज के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो बिल्कुल, हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझते हैं और जहां भी हमें लगता है कि हमारी छोटी सी पहल से समाज का या किसी व्यक्ति का भला होगा, हम वो भी जरूर करते हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पटना की, जहां नगर निगम को नया डिप्टी मेयर मिलेगा। दरअसल आज पटना के डिप्टी मेयर का चुनाव है। इससे पहले चुनाव को लेकर लॉबी शुरू हो गई है। पटना की मेयर सीता साहू के गुट ने आशीष कुमार सिन्हा का नाम उम्मीदवार के तौर पर तय किया है। सभी पार्षदों ने इस नाम पर मेयर को सहमति पत्र भी दे दिया है। आपको बता दें कि 25 जून को डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वोटिंग के बाद विनय कुमार पप्पू को पद से हटा दिया गया था। इसके बाद मेयर सीता साहू के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन सीता साहू ने बहुमत हासिल कर लिया। खबर वैशाली के महुआ से, जहां अपराधियों ने लाइन होटल के सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने पहले सुरक्षा गार्ड का नाम पूछा और फिर उसे गोली मार दी। मृतक की पहचान रविंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो हाजीपुर और महुआ रोड के बीच रानी पोखर के पास लाइन होटल पर सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन जिस तरह से नाम पूछकर हत्या की गई है, उससे पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। अगली खबर भी वैशाली से ही है, जहां के शेखपुरा गांव में एक विधवा महिला की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। महिला की हत्या किन कारणों से हुई और हत्या में कौन लोग शामिल हैं, ये अभी भी पहेली बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि कामकाज को निपटाने के बाद परिवार के सभी लोग सो रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने महिला की हत्या कर दी। हालांकि पड़ोस में सो रहे एक युवक को इसका आभास हुआ तो उसने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। मुंगेर जिले के तारापुर स्थित तिलडीहा दुर्गा मंदिर में पूजा करने जाने वाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद घटना का वीडियो बनाने का मामला सामने आया। इस मामले में तारापुर थाना की पुलिस ने गोगाचक निवासी कैलाश प्रसाद के बेटे रुपेश कुमार को गिरफ्तार किया और डीआईजी के सामने पेश भी कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर डीआईजी मनु महाराज ने संज्ञान लेते हुए एसपी राकेश कुमार को मामले की तहकीकात कराने का निर्देश दिया था। वीडियो की जब छानबीन की गई तो दुष्कर्म करने वाले आरोपी की पहचान तारापुर निवासी रुपेश कुमार के रूप में हुई है, जिसे गुरुवार की शाम तारापुर पुलिस ने गोगाचक स्थित घर से ही गिरफ्तार किया। वो तो एनकाउंटर हुआ था ना, वो लखीसराय में हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर, सूचना तंत्र के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करवाई गई और उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना अपराध जो है स्वीकार किया है और कुछ और लोगों का नाम बताया, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। खबर कैमूर से है, जहां चमकी बुखार से एक 7 साल के मासूम की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने मासूम को पहले सदर अस्पताल चंदौली पहुंचाया,
जहां गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते मासूम ने दम तोड़ दिया। चेक किया तो बतला दिया तो नहीं, चमकी बुखार यहाँ हम लोग के बस के बाहर का रोग है, तुम लेट करके आए हो, लेके जाओ BHU सीधा रेफर कर दिया जी। बेतिया में युवक की मौत के बाद हुए बवाल और पुलिस पर हत्या किए जाने के आरोप पर जिले की एसपी का बयान सामने आया। एसपी के मुताबिक घटना के दौरान मुफस्सिल थाना या फिर बेतिया पुलिस की किसी भी टीम ने छापेमारी नहीं की। दरअसल कल पीपरा पकड़ी गांव में एक युवक की हत्या हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ताश खेलने के दौरान पुलिस की टीम ने हमला किया और एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी थी। तोरा घर कोई मेहमान आयल बा, हम कहेंगे हाँ हमार दामाद हैं। तो जो पुलिस खेलले बा मरले बा, गिर के बेहोश हो गई बा, जो जिंदा बाण के हमारा वजह जिंदा नहीं मरिए गई बा। हमनी के गहनी से तले में देरी हो गई। ध्यान देना है कि इस मामले में मुफस्सिल थाना की कोई भी पुलिस टीम ने मौकाए वारदात पर जाकर कोई रेड नहीं की और जो तथाकथित स्कॉर्पियो के बारे में बताया जा रहा है वो स्कॉर्पियो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। इसके अतिरिक्त जो मृतक व्यक्ति हैं उनका इंक्वेस्ट मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराया गया, जिसमें उनकी बॉडी पे अभी तक कोई बाहरी चोट नहीं आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर खुफियागिरी मामले को विपक्ष जिंदा रखना चाहती है। विपक्ष को लगता है कि यह एक ऐसा मामला है जिससे एनडीए के दो घटक दल बीजेपी जेडीयू के रिश्ते टूट सकते हैं। शायद यही वजह है कि इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए अब विपक्ष ने गृह विभाग के साथ साथ इस विभाग में पिछले कई वर्षों से कार्यरत प्रधान सचिव के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाया है। आरएसएस की जासूसी पर सियासी बवाल, नीतीश को लेकर अब विपक्ष हुआ हमलावर, बीजेपी जेडीयू के रिश्तों में बताया खटाल। बिहार सरकार की ओर से आरएसएस के बिहार विंग की जानकारी जुटाई जाने की खबर जहां नीतीश कुमार के बयान के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, वहां विपक्ष इस मुद्दे को सियासी उफान दे रही है और बीजेपी जेडीयू के बीच के रिश्तों में खटास को आधार बनाकर नीतीश कुमार को घेरने की फिराक में है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के स्पष्टीकरण के बाद भी कांग्रेस को लगता है कि बिहार में पूरे तंत्र को 3-4 लोग ही चला रहे हैं। होम कमिश्नर तो 10-12 साल से हैं, उनको तो एक एक चीज पर उनकी पकड़ होनी चाहिए, नजर होनी चाहिए। तो कोई इस तरह का पत्र निर्गत कर दे या कोई विपक्ष का आदमी करे तो समझ में आता है, सरकार के अधिकारी ने पत्र जारी किया है तो इसमें कई सवाल खड़ा होते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर जो मैकेनिज्म है उसमें कहीं न कहीं बड़ा होल है, छेद है और इसके लिए नीतीश जी जाने कैसे लोगों को उन्होंने बना कर रखा है। वहीं आरजेडी भी कांग्रेस के तर्ज पर ही गृह विभाग के प्रधान सचिव की कार्यशैली पर उंगली उठाते हुए कहा कि जब लंबे अरसे से वो इस विभाग को देख रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे यह पत्र लीक हुआ है। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि चिट्ठी का मामला अब खत्म हो चुका है, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इस मुद्दे को तूल दे रही है। जो प्रधान सचिव हैं उनको तो ये स्पष्ट करना चाहिए, इस तरह से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं। सरकार ने ठीक किया है, अगर उन्होंने लेटर निकाला है तो उनको कड़ाई से इस पर अमल होना चाहिए। विपक्ष केवल अपनी जबरन मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करता है। दरअसल विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा है, जो जनता से जुड़े सवाल हैं उन पर उनकी सक्रियता कम होती चली गई है और कुछ ऐसे उटपटांग सवालों के जरिए वो चर्चा में रहना चाहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं। इसको नाहक तूल देना बेकार है, लेकिन अगर किसी अधिकारी की या किसी की भी संलिप्तता पाई जाएगी तो मुख्यमंत्री जी उसको बख्शने वाले भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है तो भ्रष्टाचार के मामले पर भी है और कर्तव्य निष्ठा के मामले पर भी उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और गृह विभाग का कोई अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी संलिप्तता होगी तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल उस पर संज्ञान लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर निकाली गई चिट्ठी को लेकर हुए बवाल के बाद एक तरफ जहां जदयू और भाजपा इस मामले को शांत करना चाहती है, वहीं अब विपक्ष द्वारा इस मामले को तूल दी जा रही है। राजद और कांग्रेस ने गृह विभाग के प्रधान सचिव का मामला उठाकर इस मुद्दों को
फिर से गरमा दिया है। अब देखना है कि इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष क्या जवाब देती है और आगे क्या करती है। कैमरामैन राहुल के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। गंगा समेत उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां उफान पर है तो गया की फल्गु समेत मगध की अधिकांश नदियां सूखी पड़ी हुई हैं। नदियों की यह स्थिति लगभग हर साल इसी तरह की रहती है, जिससे इस इलाके के लोग सूखे की मार झेलते रहते हैं। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गंगा के पानी को गया तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने का निर्देश दिया है, जिससे मगध के लोगों में सूखे के दंश से बाहर निकलने की उम्मीद जगी है। कहीं पानी बनी परेशानी, तो कहीं बिन पानी जिंदगानी। ऐसे में कैसे बुझेगी प्यास? जी हां, उत्तर बिहार के लोग नदियों में पानी की अधिकता की वजह से परेशान हैं, जिसमें बड़ी संख्या में नवजात से लेकर बुजुर्ग तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं गया समेत मगध प्रमंडल के लोग पानी की कमी से पानी पानी हो रहे हैं। यहाँ की नदियाँ, तालाब, पाइन, आहर सब सूखी पड़ी हैं। लोग पेयजल को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। पानी की कमी की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पा रही है और ये स्थिति लगभग हर साल रहती है। गंगा जी के पानी जो समुद्र में चला जाता है प्रखा डैम के द्वारा, उन पानियों को पाइप के द्वारा लाके संचय किया जाएगा और उस पानी को हम फल्गु जी में जब जैसी आवश्यकता होगी उतना छोड़ेंगे। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पानी की विकराल समस्या है। सुबह होते ही लोग पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। सरकार ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पहल तो शुरू की है, लेकिन कुछ लोग नीतीश कुमार की योजना पर संदेह जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की चर्चा और घोषणा पहले भी हो चुकी है। यहाँ का पानी इधर इस क्षेत्र में आने से तो लाभ ही लाभ है। वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा और मतलब कि जो यहाँ आते हैं पिंडदान करने चाहे तर्पण करने, उनको स्नान करने में बहुत सुविधा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ आदिकाल में ऐसा सीता का श्राप है कि 4 महीना ही इसमें पानी रहता है, बाकी 8 महीना ये सूखी रहती है, क्योंकि उसके ऊपर में कोई गंगा नहीं है। लेकिन हो सकता हो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, अगर जोड़ दें तो इसमें भी पानी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी फल्गु में दूसरी नदी के पानी लाने की चर्चा हुई थी, किंतु इस योजना पर किसी तरह का काम नहीं हो पाया था। अब जबकि राज्य और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार है और दोनों सरकार विकास को ही अपना मुख्य एजेंडा बताती है, तो यह संभव है कि गंगा का जल गया की अंतः सलिला फल्गु को सूखे के शाप से मुक्ति दिला दे। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ पीड़ितों के साथ राहत सामग्री को लेकर पुलिस की नोकझोंक की खबर सामने आई। बाढ़ पीड़ितों की माने तो वे लोग कई दिनों से भूखे हैं। राहत के नाम पर प्रशासन की ओर से कुछ दिया नहीं जा रहा है, इसलिए प्रखंड मुख्यालय राहत सामग्री लेने पहुंचे थे। लोगों की माने तो एसडीआरएफ की गाड़ी में लदे राहत सामग्री को जब बाढ़ पीड़ित लेने लगे तो पुलिस ने बाढ़ पीड़ित पर लाठियां बरसाई। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ पीड़ित योजनाबद्ध तरीके से राहत सामग्री लूटने लगे। राहत सामग्री लूट रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। डाक बाबू सो तो कहलिए वो गैर तैर बजे लगले तो वही पर से थाना से मारा लगले लाठी और सबको मारा लगले, तो हमरो मारा लगल बाबू बहुत में मारा लगल। कुछ राजनीतिक बात भी सामने आई, कोई तथोर का मुखिया द्वारा कुछ लोगों को उकसा करके ये किया गया है। यहाँ पर ब्लॉक में आकर के कुछ लोग एसडीआरएफ टीम के साथ दुर्व्यवहार और उसका सामग्री लूटने का जो बात आई थी, उसके प्रतिक्रिया में उसके बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए हो सकता है हल्का बल प्रयोग किया गया होगा। और अब बात 4 दिनों में स्नातक पास करने की। कुछ ऐसी ही कहानी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की है। यहाँ 1 साल का कोर्स 4 दिनों में पूरा कर लिया जाता है।
BA, BSc और BCom पार्ट 3 का कोर्स 4 दिन में पूरा कर लिया गया और फिर विश्वविद्यालय ने परीक्षा भी ले ली। दरअसल स्नातक पार्ट 2 का क्रॉस लिस्ट आने के बाद आरा विश्वविद्यालय का आदेश जारी हुआ था कि 24 मई तक बिना शुल्क के पार्ट 3 के नामांकन और परीक्षा फॉर्म छात्र भर ले। उसके बाद एक और लेटर जारी किया गया जिसमें 28 मई से स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा लेने का आदेश था। फॉर्म भरने का डेट 24 मई निकला और 28 तक लास्ट डेट, 27 तक लास्ट डेट था और जो कि 4 ही दिन में परीक्षा फॉर्म और नामांकन कर लिया गया और 28 मई से स्टार्ट परीक्षा हुई। 4 दिन में ही कोर्स को समाप्त हो गया। ही दिन में फॉर्म भी भरा जाता है, एडमिशन भी हो जाता है और एग्जाम भी ले लेता है। तब बताइए कि 1 साल के कोर्स में 4 ही दिन में और परीक्षा लेकर मतलब 10-12 दिन में समाप्त हो जाता है। बताइए कि कैसे ये सब हो जा रहा है। अंतिम जो डेट आया था मैडम 24 मई तक फॉर्म भरने का, हाँ, तो उसमें भी 2-4 बच्चों का जो बच्चे जो छूटे छटके मेरे पास आए उनका भी मैंने बहुत कम समूह में भर करके और विश्वविद्यालय मैंने 24 मई को लास्ट डेट था नामांकन और फॉर्म भरने का पार्ट 3 का। और परीक्षा कब से शुरू हुआ मैडम? 28 से शुरू हुआ। अच्छा।